बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील होती जा रही है और 3-4 दिन के अंदर अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है ज़राए के हवाले से कि JUI के अंदर क्या सोचा जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद क्या सोच रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये सोच रहे हैं कि अब हुकूमत में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है और अब इख्तिदार छोड़ देना चाहिए और आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम का जीना दूभर कर दिया है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये बात कह रहे हैं तो फिर ज़रा सोचिए कि होने क्या वाला है। इसमें कोई मेरा ख्याल है कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि क्या होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि मार्च का महीना चल चलाव का महीना है। हमारी इत्तला के मुताबिक अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 सूबों में आम इंतखाबात का कह चुकी है और 2 सूबों का मतलब है 60%, मुल्क भर के 60% इलाके में इंतखाबात होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तो कैसे मुमकिन है कि बाकी असम्बलियों के इंतखाबात ना करवाए जाएं और ये सिस्टम जो पहले ही बैसाखियों पे खड़ा है और वो चलता रहे। और इससे एक और इशारा भी मिलता है, उसकी जानिब में मैं आपको इशारा बताता हूँ। एक और इशारा कि हुकूमत काफ़ी परेशान है और परेशान इस सिलसिले से खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब नून लीग बहुत ज़्यादा परेशान है। चेयरमैन नैब की सीट खाली हुई थी। आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं वो बहुत ही बाइज्जत तरीके से नैब की चेयरमैनी छोड़ के वो निकल गए और जाने से पहले बता के गए कि उन्हें क्या क्या कहा जा रहा है और क्या क्या कहा जाता था। और उन्होंने कहा कि मैं नैब के अपने इदारे में किसी की मुदाखलत एक तो बर्दाश्त नहीं करता, दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं हो सकता कि 2-2 प्लॉट वालों को तो मुझे कहें कि जी 2 प्लॉट वालों को पकड़ लें और जिनके 10-10 अरब रुपया और 10-10 अरब डॉलर बाहर पड़े हैं उनको छोड़ दिया जाए, अमीर को पकड़ें गरीब को छोड़ दें। ये नहीं हो सकता। ना ही मैं कोई किसी के कहने पे बेगुनाह को पकड़ सकता हूं और ना ही छोड़ सकता हूं गुनाहगार को। लिहाजा वो छोड़ गए थे, चेयरमैन नैब का ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। और जैसे ही वो नैब हेडक्वार्टर से निकले तो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया और बेशुमार और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ वो नैब के नोटिस इशू हो गए और उनकी तलबियां शुरू हो गई। और ये कायम मुकाम चेयरमैन जाहिर शाह साहब, फौरी तौर पे जाहिर साहब को लगाया गया था तो उनकी फौरन ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। और ये भी पता चला था कि ये टेलीफोन कॉल पे और व्हाट्सएप पे मैसेजेस गए थे कायम मुकाम चेयरमैन को कि ये फलां का नोटिस, इमरान खान को भी नोटिस इशू कर दो, उनकी मिसिस को भी कर दो, फलां को भी कर दो, फलां को भी कर दो। बेशुमार किस्म के व्हाट्सएप मैसेज गए थे और ये मैसेज नैब हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर से आए थे। तो यहाँ तक मामला था। लिहाजा गवर्नमेंट ने ये किया है कि फौरी तौर पे जो है चेयरमैन नैब अपॉइंट कर दी है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद साहब को, उनकी अपॉइंटमेंट कर दी है। और हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस असेंबली में जा चुकी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, उनके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुका है, उनकी रुकनीत बहाल कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में दाखिल होने से रोका गया और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने असम्बली का इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए किया मुलतवी। असम्बली को लगाए ताले, कहीं ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी डी नोटिफाई कर चुका है, लिहाजा वो तो ताले लगा के निकल लिए। और उस दौरान उज्जलत में, क्योंकि उसके बाद फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को नॉमिनेट कर दिया, वो जाके भी स्पीकर साहब के हवाले कर दिया गया, लेटर उनके रिकॉर्ड में मौजूद है। क्योंकि अब होना यही था कि लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील होना था, PAC के चेयरमैन तब्दील होना था और उसके साथ ही साथ जो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट होनी है उस पर भी कंसल्टेशन दोबारा शुरू होनी थी। और लेकिन हुआ ये कि खतरा था कि एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब अगर आ गए और PTI के अरकान को अंदर आने दिया तो मामला खराब। दूसरा ये भी कि जल्दी जल्दी अपना चेयरमैन नैब लगाएं। राजा रियाज साहब से मुशावरत करके चेयरमैन नैब लगा दिया। और चेयरमैन नैब लगाने के बाद उसकी एक वजह यह भी थी कि हुकूमत का चल चलाव है, उनको ये अंदाजा था कि हुकूमत चल चलाव की तरफ जा रही है, इस लिहाजा जाने से पहले चेयरमैन नैब की तो अपॉइंटमेंट कर दी जाए। और अच्छे खासे नजीर अहमद, उनका नाम है जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट,
उनका पूरा नाम है, तो उनको भी जाते जाते मुतनाज़िर बना गए हैं। वो बिल्कुल अच्छे लोग, अच्छे आदमी होंगे, शरीफ आदमी होंगे, ऑनेस्ट होंगे, बड़े काबिल होंगे, लेकिन जिस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट की गई है उजलत में, तो ये जाने से पहले ही, उनके आने से पहले ही उनकी अपॉइंटमेंट को मुतनाज़िर बना दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये मामला फिर जाएगा जुडिशरी अदलिया की तरफ, और अदलिया में ये चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट दोबारा डिस्कस होगी, और मुझे नहीं लगता कि ये ओहदा बरकरार रह सकेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि उससे पहले सैयद दीदार हुसैन शाह को चेयरमैन नैब लगाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और चौधरी निसार अली खान थे लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने वाज़ेह तौर पर चैलेंज कर दिया था कि जनाब ये अपॉइंटमेंट सही नहीं हुई और ये मुशावरत का अमल भी कानूनी तरीके से पूरा नहीं हुआ, लिहाजा वो सैयद दीदार हुसैन शाह हालांकि रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी अपॉइंटमेंट बरकरार नहीं रह सकी थी और उनको घर जाना पड़ गया था। तो ये सिलसिला चलेगा, ये अब अदालत में जाएगा। बहरहाल उसके बाद वापस आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे जब से उनके पे कातिलाना हमला हुआ उनके बाद उन्होंने पहली दफा वो मुखातिब हुए हैं 72 अजला में, पाकिस्तान भर के 72 अजला और तहसील लेवल पे, इसके अलावा मुल्क भर में उनका खिताब सुना गया। कौन से खिताब उन्होंने किया, और वो बज़ाहिर तो उन्होंने खिताब तो किया बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर, लेकिन उनकी जो तकरीर थी, उनको जो तकरीर का मतन था, वो जिस तरीके से एक बाकायदा तौर पे एक रोड मैप पेश कर रहे थे कि वो इक़्तिदार में आके सबसे पहले मुल्क के मसाइल क्या हैं और मुल्क को मसाइल से निकालना कैसे है, मुल्क को डिफॉल्ट होने से कैसे बचाना है, इकोनॉमी कैसे बेहतर करनी है, उसके लिए बाकायदा तौर पे वो एक रोड मैप के साथ बात कर रहे थे। और रोड मैप के साथ भी कर रहे थे, रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे थे, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की, मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने ये बातें की और अपना प्लान ऑफ एक्शन दिया। और जिस तरीके से वो प्लान ऑफ एक्शन दे रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, यानी कि मुस्तकबिल के वजीर आजम के तौर पे एक पॉलिसी स्पीच दे रहे हैं, और उनकी गुफ्तगू में जो एतमाद था उससे काफी अंदाजा हो रहा था। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो अंदाजा, हमें तो ये अंदाजा था कि पाक गवर्नमेंट जो है वो जाएगी आम इंतखाबात की तरफ, लेकिन इनमें अक्ल कम है, वो आम इंतखाबात की तरफ नहीं गए, बल्कि वो इस फैसले को भी सबोटाज करने के चक्कर में हैं। लिहाजा उन्होंने मुतालबा कर दिया है बाकायदा तौर पे कि मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाए जाएं, और जो इस वक्त सिचुएशन है, इकोनॉमी की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, सियासी बहरान, आइनी बहरान, मुआशी बहरान और सिक्योरिटी का बहरान, इन सारे बहरानों से निकलने का वाहिद हल है इलेक्शन। और इलेक्शन इसलिए कि मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत बाजवा साहब इसको लेके आए, इन्होंने मुसल्लत किया, मैनूवरिंग की गई, इंजीनियरिंग की गई, ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले किए गए। इसलिए अवाम में इस हुकूमत को ना अवाम में पजीराई हासिल है, ना दुनिया भर इसको पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत समझती है। इसलिए यह कमजोर हुकूमत है और कमजोर हुकूमत के साथ कोई भी बात नहीं करता। और उन्होंने चाइना की तारीफ की खास तौर पे। और फिर एक और बात भी, आम इंतखाबात के साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि मुझ पे कातिलाना हमला हुआ, मैं अपने कातिलाना हमला करने वालों को मुआफ कर सकता हूं, कर सकता हूं, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन उन लोगों के साथ मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, और लूटने वालों के साथ मैं बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। अलबत्ता तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं, समझौता भी हो सकता है, लेकिन वो होगा असूलों की बुनियाद पे समझौता। इसलिए बदले बदले इमरान खान साहब जो हैं वो आज नजर आए, और बदले बदले इमरान खान ने एक पॉलिसी स्पीच दी है, और फिर उन्होंने ये बताया कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या खेला गया, और सारी सिचुएशन उन्होंने दोबारा से बताने की कोशिश की। और जो महंगाई है, सब कुछ है, इसमें हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा जो सरकार है, और खासतौर पर इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने अपने मुकदमात तो सारे खत्म करवा दिए, अपनी मईशत भी ठीक कर ली, अपना डिफॉल्ट भी खत्म कर लिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी भी वापस ले ली, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि मजीद वक्त डिले नहीं करना चाहिए, इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम
اپنی مرضی سے اپنے منتخب نمائندے اپنے ایوانوں میں بھیجیں اور وہ آ کے پاکستان کے لیے سخت ترین فیصلے کرنے ہیں، معاشی فیصلے کرنے ہیں، سیاسی فیصلے کرنے ہیں، آئینی فیصلے کرنے ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کی یہ تقریر ملک بھر میں سنی گئی اور کل انہوں نے پہلا جو ہے وہ کرنا ہے جی انتخابی جلسہ اور الیکشن کمپین کا کر دیا ہے آغاز۔ ٹکٹس کم و بیش وہ فائنل کر چکے ہیں، لاہور کے ایم پی ایز یعنی کہ صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور قومی اسمبلیوں کے بھی سیٹیں جو ہیں وہ فائنل کر چکے ہیں، ٹکٹس فائنل کر چکے ہیں، برق رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ شہید ارشد شریف کے معاملے میں کہ ان کا قتل معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پارٹی کے اندر کی بھی بات کی کہ پارٹی اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے تھے کہ یہ ممی ڈیڈی کی پارٹی ہے، یہ ممی ڈیڈی کی پارٹی نہیں ہے، اب یہ پارٹی ایک سٹرگل کے بعد ایک واقعتاً صحیح طور پہ سیاسی جماعت بن چکی ہے اور اب وہ ممی ڈیڈی جو ہیں وہ بھی میچور ہو چکے ہیں اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے ہاں بھی پاکستان کے بارے میں اتنا ہی دکھ ہے، اتنا ہی درد ہے جتنا کہ کوئی اور شہری۔ لہٰذا ایک اور انہوں نے خبردار کیا جی اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے کہ اس دفعہ ٹکٹس تو میں تقسیم کروں گا خود، اور جس کو ٹکٹ دیا جائے گا وہ فیصلہ تمام پارٹی کے لوگ تسلیم کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس حلقے میں ایک آدمی کو ٹکٹ دیا جائے اور جن باقی درخواست گزار ہیں جن کو ریفیوز کیا گیا ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا، پارٹی ڈسپلن پہ سختی سے عمل کیا جائے گا اور جو لوگ رہ جائیں گے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ بلدیاتی الیکشن میں اور دیگر بہت سارے الیکشن ہونے ہیں اس میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک ان کی آج ان کی تقریر تھی جی اور ان کی تقریر کافی سنی گئی۔ اب آتے ہیں کہ الیکشن کی طرف۔ انہوں نے عام انتخابات کا کہہ دیا اور عام انتخابات کب ممکن ہو سکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نے کروٹ لی تھی، انگڑائی لی اور انہوں نے بھی بتا دیا کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ حکومت میں اقتدار میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس کو انٹر لنک کیا جائے، اس خبر کو جوڑا جائے، گورنر خیبر پختونخوا غلام علی صاحب وہ آئے تھے ایوان صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ملے، صدر مملکت سے دو تین دن پہلے ملاقات کی انہوں نے، اور جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا تھا شاید اسی دن ان کی ملاقات ہوئی تھی صدر مملکت سے، تو صدر مملکت کے ساتھ ان کی ملاقات۔ اس کے بعد اب یہ ایک اور ڈیولپمنٹ، کیا ایسا تو نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بیک ڈور چینل پہ رابطے ہو چکے ہیں اور سیاسی کشیدگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے اور الیکشن جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پلیئرز کے طور پہ لڑے جائیں گے اور ایک دوسرے کو تنگ نہیں کیا جائے گا، ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان استعمال نہیں کی جائے گی، کیونکہ اکرم درانی صاحب جو ہیں وہ اور وزیر اعلیٰ جو نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ بالکل وزیر اعلیٰ اور اکرم درانی جو کہ لیڈر آف اپوزیشن ہے ان دونوں کے درمیان فی الفور اتفاق ہو گیا تھا۔ پشاور کا نگراں سیٹ اپ مرضی سے دونوں کے اتفاق سے آیا تھا اور وہاں پہ وہ ایشوز نہیں ہیں جو کہ پنجاب میں ہیں۔ تو بہرحال ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان میں کانفیڈنس لیول بڑھ گیا ہے اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی بھی ان پہ خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان پہ حملہ ہو سکتا ہے، دوبارہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی کہ یہ پاکستان کی بدنصیبی ہے، پاکستان کی بدنصیبی کے ہماری سیاسی قیادتوں پہ بھی اور ملٹری لیڈرشپ پہ بھی، سیاسی اور فوجی قیادتوں پہ یہ اٹیمپٹس ہوتی رہی ہیں اور کامیاب اٹیمپٹس ہوئی ہیں اور ایک نہیں بلکہ کئی مثالیں موجود ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔